आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं नदी में नहा रही हूँ? आप यहाँ इस तरह कैसे आ गए? रानी के राज्य महल में आते ही राजा की अन्य 6 रानियों को बहुत ही जलन हो रही थी। छोटी रानी को पता नहीं था कि बड़ी रानियां किस प्रकार से उसे गलत बातें बता रही हैं। तुम इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में मारकर जमीन के अंदर दफना देना। परंतु हम वहाँ पर कुछ समय से एक चंपा का फूल और कुछ बांस के पौधे देख रहे हैं। भैया, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं। मैं टूट जाऊं या लघु आकाश। भैया, हमारी माँ हमारे पास आई है। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे सहलाया है। बहुत समय पहले की बात है। चंदनगढ़ में एक राजा राज्य करता था। उसकी 6 रानियां थीं। राजा बहुत ही दयालु था। राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर काम करता था। मैंने एक एक करके 6 रानियों से विवाह किया, लेकिन किसी भी रानी से मुझे संतान प्राप्त नहीं हुआ। ना जाने मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने सभी मंदिरों में पूजा अर्चना करवाई, दान धर्म किया, फिर भी उनको किसी भी रानी से कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने पहुंचे। वह एक हिरण का शिकार करते करते जंगल के काफी अंदर आ गए, लेकिन हिरण उनकी आंखों से ओझल हो गया। राजा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें हिरण नहीं मिला। बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण राजा को बहुत जोरों से प्यास लग गई थी। कुछ दूर चलकर देखता हूं, शायद कहीं पीने का पानी मिल जाए। आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं नदी में नहा रही हूँ? आप यहाँ इस तरह कैसे आ गए? राजा ने जब देखा तो नदी में एक लड़की स्नान कर रही थी। तभी राजा जल्दी से पीछे मुड़ गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं देखा था कि आप यहाँ पर नहा रही हैं। गर्मी के कारण मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी की तलाश करता करते यहाँ आ पहुंचा। आप कौन हैं? मेरा नाम सूर्यलेखा है। मैं जंगल में सूखी लकड़ी और फल तोड़ने आती हूँ। पास ही में हमारा छोटा सा गांव है। उसी गांव में मैं अपने माँ के साथ रहती हूँ। मैं यहाँ से सूखी लकड़ी और फलों को तोड़कर बाजार में बेचती हूँ, जिससे हमारा गुजारा होता है। आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं इस जंगल में एक हिरण का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था और अब मैं रास्ता भूल गया हूँ। आप मुझे रास्ता बता दीजिए। मैं अगली बार आऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। सूर्यलेखा, यह तो बताओ कि अगली बार हमारी मुलाकात कहां होगी? मैं हमेशा इसी जंगल में यहीं पर आती रहती हूँ। अगर मैं यहाँ पर नहीं मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा। मैं वहां पर आपको जरूर मिल जाऊंगी। राजा भानु प्रताप सूर्यलेखा पर मोहित हो चुका था। उसे सूर्यलेखा से बार बार मिलने की इच्छा हो रही थी। मेरी 6 रानियां होने के बाद भी मैं सूर्यलेखा की तरफ क्यों मोहित हो रहा हूं? मेरा दिल सूर्यलेखा की तरफ क्यों खिंचा जा रहा है? उसने अपने साथ बीती सारी घटना मंत्री को बताई। महाराज, जब वह लड़की आपको पसंद है तो आप उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री जी, मुझे आपकी बात सही लग रही है। हम कल ही सूर्यलेखा से मिलने के लिए चलते हैं। अगले दिन राजा और मंत्री सूर्यलेखा से विवाह की बात करने के लिए चल देते हैं। झरने के पास बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी सूर्यलेखा नजर नहीं आती है। मंत्री जी, मुझे लगता है सूर्यलेखा यहाँ से आकार लौट चुकी है। उसने बोला था कि मैं अगर यहाँ ना मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा। हमें उसके गांव चलना चाहिए। ठीक है महाराज, हम उनके गांव चलते हैं। सुनो, हमें सूर्यलेखा के घर जाना है। क्या तुम हमें उसका घर दिखा सकते हो? उसका घर यहीं सामने ही है बाबूजी। सूर्यलेखा,
क्या तुम घर में हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। सूर्यलेखा घर के बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दो अजनबियों को देख सारे गांव वाले झूठ गए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इसके घर में इसके माँ अलावा और कोई नहीं था और अब उनका भी स्वर्गवास हो गया है और अब बिल्कुल अकेली हो गई है। तो आप ही बताइए, ये रोए नहीं तो क्या करें? आप लोग कौन हैं? हम चंदनगढ़ राज्य के राजा हैं और यह हमारे मंत्री जी हैं। ये सुनने के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी लोगों ने राजा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। मुखिया जी, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं सूर्यलेखा से विवाह करना चाहता हूं। महाराज, भला हमें आपत्ति क्यों होगी? जब हमारे गांव की बेटी राज्य की रानी बनेगी तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? सभी गांव वालों ने पूरी तैयारी करने के बाद सूर्यलेखा का विवाह राजा से कर दिया। सूर्यलेखा, आज से तुम्हारा नाम राजलक्ष्मी रहेगा। राजा और मंत्री नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर महल वापस चल दिए। रानी के राज्य महल में आते ही राजा की अन्य 6 रानियों को बहुत ही जलन हो रही थी। वह सभी मन से बहुत दुखी थी, लेकिन ऊपर के मन से उन्होंने राजा और छोटी रानी का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय छोटी रानी के साथ ही बीतता था। छोटी रानी राजलक्ष्मी में बहुत ही भोली और मासूम दिल की थी। उसे नहीं पता था कि 6 बड़ी रानियों के मन में क्या चल रहा है और वह उससे कितना नफरत करती है, जबकि छोटी रानी सभी बड़ी रानियों को अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। राजा रानी की शादी को 1 साल हो गए, पर अब भी उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। महाराज, हमारे राज्य में एक सिद्ध महापुरुष साधु महात्मा जी आए हुए हैं। उन्होंने बहुत ही सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। क्यों ना हम उनको बुलाकर इस समस्या के बारे में बताएं? ठीक है मंत्री जी, उनको पूरे मान सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। जब वे साधु महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी दरबार में बुला लिया। महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए महल में रुकना चाहता हूँ। ठीक है साधु महात्मा जी। मंत्री जी, साधु महाराज के महल में रुकने का इंतजाम किया जाए और ध्यान रहे, इन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी रानियां, आप लोग भी साधु महात्मा जी की सेवा करिएगा। 6 रानियां जब भी साधु महात्मा को देखती तो किसी न किसी बहाने से कहीं दूसरी जगह चली जाती, जबकि छोटी रानी राजलक्ष्मी साधु महात्मा का बहुत ही आदर सत्कार करती थी। कुछ दिन तक महल में रुकने के बाद साधु महात्मा जाने लगे। तब उन्होंने सभी को बुलाकर आशीर्वाद दिया और छोटी रानी को बोला, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुम्हें बहुत ही जल्द संतान की प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों के बाद छोटी रानी गर्भवती हो जाती है। तब उसने ये बात राजा को बताई। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। अब राजा छोटी रानी राजलक्ष्मी का बहुत ही ख्याल रखने लगे। छोटी रानी को किसी भी चीज की समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने कई नौकर भी लगा दिए। इस खुशखबरी को सुनने के बाद पूरे राज्य में खुशी ही खुशी थी। सारी प्रजा में खुशी का माहौल था। पर अन्य 6 बड़ी रानियों को बहुत ही जलन हो रही थी। छोटी रानी तो राजा को पहले से ही बहुत ही प्रिय है, लेकिन संतान होने के बाद वह तो और उसे मानने लगेंगे। फिर हमारा क्या होगा? वे सभी आपस में बात करके छोटी रानी को परेशान करने की योजना बनाती थी, लेकिन उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती थी। कोई ना कोई उनके बीच में आ जाता था। कभी मंत्री जी आ जाते तो कभी राजा। दिन बीत रहे थे। रानी के संतान के जन्म का समय निकट आ रहा था। महाराज, हमारे राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया है। मंत्री जी,
आप अपनी सेना को लेकर जाएं और युद्ध को संभालिए। ठीक है महाराज, मैं तुरंत जाकर देखता हूं। पर मंत्री से कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए राजा ने खुद लड़ाई लड़ने का निश्चय किया और उन्होंने बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, छोटी रानी अभी गर्भवती है, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। आप उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं युद्ध में जा रहा हूं। राजा इतना बोलने के बाद अपनी सेना को लेकर युद्ध में चल दिए। अब तो बड़ी रानियों को बहुत अच्छा समय मिल गया था कि वह छोटी रानी को दुख दे। वह छोटी रानी को गलत बातें बताने लगी और उसे ऐसी काम करवाती थी जिससे उसकी गर्भावस्था को नुकसान पहुंचे। छोटी रानी को पता नहीं था कि बड़ी रानियां किस प्रकार से उसे गलत बातें बता रही हैं। छोटी रानी को लग रहा था कि बड़ी रानियां उसके लिए अच्छा ही सोचेंगी, इसलिए वह आंख बंद करके सभी रानियों की बातों पर विश्वास कर रही थीं। एक दिन की बात है, छोटी रानी को अचानक से पेट में दर्द होने लगा। वह बड़ी रानी से बोली, दीदी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी संतानों के जन्म का समय आ चुका है। इसका कोई उपाय बताइए दीदी। छोटी रानी के गर्भावस्था का समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी अपने मन में सोचने लगी कि इसका अभी इतना ध्यान रखा जा रहा है तो संतान होने पर कितना ध्यान रखा जाएगा। इसलिए उसको छोटी रानी से बहुत जलन हो रही थी। तुम यहीं पर रुको, मैं दाई को बुलाकर लाती हूँ। सुनो, मैं जैसा बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना है। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। तुम छोटी रानी के दरवाजे पर जाओ और वहां से देखो कि कोई दूसरा न आ जाए। इतना बोलकर बड़ी रानी ने दाई को भी अपने साथ शामिल कर लिया। दाई छोटी रानी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी कि कोई आ ना जाए। रानी राजलक्ष्मी को बहुत दर्द हो रहा था, पर अन्य 6 बड़ी रानियों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 6 लड़के और 1 लड़की थी। बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण रानी बेहोश हो गई। ये सब देखने के बाद दाई ने सभी बड़ी रानियों को बुलाया और उसने बच्चों को दिखाया। छोटी रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिया है और वह बिल्कुल स्वस्थ है। तुम इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में मारकर जमीन के अंदर दफना देना। इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे और जल्दी से कुछ पत्थर के टुकड़ों को ले आओ। हमने जो तुम्हें धन देने का वादा किया है वह तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। दाई बहुत ही खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर जंगल में मारने के लिए चली गई। इधर सभी रानियों ने बच्चे होने के सारे निशान साफ कर दिए और सभी बच्चों की जगह पर ईंट पत्थर के टुकड़े रख दिए और अपने अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद सभी रानियां छोटी रानी के पास आती हैं और उसके मुंह पर पानी का छींटा मारकर उसे होश में लाती है। होश में आने के बाद छोटी रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तुमने कोई लड़के या लड़की को जन्म नहीं दिया है। यह देखो, तुमने इस पत्थर को जन्म दिया है। छोटी रानी ने जब ईंट पत्थर को देखा तो उसे बहुत ही हैरानी हो रही थी। वह सोच रही थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह बच्चों की जगह एक पत्थर को जन्म दे। ऐसा नहीं हो सकता है दीदी, मैंने बच्चों को तो जरूर जन्म दिया होगा। तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि हमने उसे छिपा दिया है? तुमने ईंट पत्थर को ही जन्म दिया है। लो, अब इन्हें ही संभालो। इतना कहकर सभी रानियां अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और राजा के आने का इंतजार करने लगती हैं। छोटी रानी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। सभी रानियों ने ये बात पूरे राज्य में फैला दी कि छोटी रानी को बच्चे नहीं बल्कि ईंट पत्थर हुए हैं। कुछ ही समय बाद राजा युद्ध जीतकर अपने महल वापस आ गए। राजा के महल में आने के बाद सभी लोगों का चेहरा उतरा हुआ था। जब उन्होंने छोटी रानी के कमरे में प्रवेश किया तो छोटी रानी बहुत ही दुखी थी, जबकि अन्य 6 बड़ी रानियां बहुत ही खुश थीं। यह देखकर राजा को बहुत ही हैरानी हुई। रानी राजलक्ष्मी, क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हैं? छोटी रानी के बोलने से पहले ही बड़ी रानी ने कहा, महाराज, इसका भेद जो खुल गया है तो यह दुखी क्यों नहीं होगी महाराज? आपके कहने का क्या मतलब है बड़ी रानी? मैं समझ नहीं पाया। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।
इतने भोली भाली चेहरे वाली रानी ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। महाराज, ये गर्भवती नहीं थी, ये गर्भवती होने का नाटक कर रही थी। इसने बच्चों के बदले ईंट पत्थर के टुकड़े को जन्म दिया है। अगर आपका विश्वास ना हो तो ये देख लीजिए। आखिर मानव के गर्भ से ईंट पत्थर का जन्म कैसे हो सकता है? वही तो महाराज हम भी कह रहे हैं, इसने गर्भवती होने का नाटक किया। आखिर हम भी तो आशा करती थी कि अगर महल में वंश आएगा तो हमें भी मां सुनने का मौका मिलेगा। राजा ईंट पत्थर देखकर बहुत ही हैरान थे। बड़ी रानी के बार बार बोलने पर राजा को लगा कि बड़ी रानी सही बोल रही है, और राजा को लगा कि छोटी रानी ने सच में उन्हें धोखा दिया है। राजा बहुत ही क्रोधित हो गए। छोटी रानी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता कि ये सब सिर्फ एक नाटक है, तो मैं विधि का विधान मानकर समझ जाता कि मेरे जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है। परंतु आपने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशा देकर पानी फेर दिया। मैं तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित हो गया था और आपको इतना सम्मान दिया, पर आप इतने सम्मान के लायक नहीं हैं। आपने हमारे साथ जो छल किया है, उसकी सजा यह है कि आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि इस महल की नौकरानी बनकर रहेंगी। आप इसी वक्त से यहां से चली जाएं, नहीं तो क्रोध में मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। छोटी रानी कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह बाहर जाकर रोने लगी। इसके बाद से उस राज्य में छोटी रानी का जीना मुश्किल हो गया। सभी बड़ी रानियां उसे बहुत दुख देती थीं। उसे नौकर से भी ज्यादा काम करवाया जाता था, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिसे वह अपने गर्भावस्था को साबित कर सकती थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह गर्भवती थी, पर यह सब कैसे हुआ है, उसके बच्चे कहाँ हैं, यह सोचकर हैरान रहती थी। मैं अपने गांव वापस लौट जाती हूँ, पर मेरे गांव वाले रानी बनने पर इतना खुश थे। अगर मैं वहां जाऊंगी तो वे लोग क्या सोचेंगे? कहिए प्रधान जी, आपकी क्या समस्या है? महाराज, आपके रहते भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है। हमारा पूरा गांव खुश है और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको अपने गांव की एक रहस्यमयी और चमत्कारी घटना बताने आया हूं। प्रधान जी, ऐसी कौन सी रहस्यमयी घटना हुई है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं? महाराज, हमारा गांव जंगल में है। वहां पर बहुत से पेड़ पौधे हैं। इन पौधों को हमारे गांव वाले या किसी बाहर वाले ने नहीं लगाया है, वह अपने आप ही उग आए हैं। शुरुआत में हम लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु महाराज, बांस के पौधों के बीच चंपा का फूल ऐसे दिखता है जैसे चंपा के फूल को चारों तरफ से सुरक्षा दिया जा रहा हो। उसे देखकर ऐसा लगता है कि बांस का पौधा उस चंपा के फूल की सुरक्षा के लिए ही लगाया गया हो। महाराज, इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि उस चंपा के फूल का आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जो भी इस चंपा के फूल को तोड़ने जाता है तो चंपा का फूल बहुत ही ऊंचा हो जाता है और उसे कोई तोड़ नहीं पाता। इतना ही नहीं महाराज, उसमें से मानव आवाज भी आती है। चंपा का फूल और बांस के पौधे आपस में बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आखिर यह कैसे हो सकता है? कोई भी पौधा आखिर मानव आवाज में कैसे बातें कर सकता है? अच्छा, तो प्रधान जी ये बताएं कि वे पौधे आपस में बात करते हुए आखिर क्या बोलते हैं? महाराज, जब भी उन्हें कोई तोड़ने जाता है तो उनमें से आवाज आती है, बंस भैया, इस गांव के लोग मुझे तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूट जाऊं या लघु आकाश? और फिर उन बांस के पौधों से आवाज आती है, नहीं बहना लग जा आकाश। और फिर वह चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि फिर उन्हें कोई नहीं छू पाता। महाराज, गांव के लोगों ने भी चंपा के फूल को तोड़ने की कोशिश की, परंतु आज तक किसी ने भी एक फूल नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक कि कई राहगीर और पास के गांव वालों ने भी फूल तोड़ने की कोशिश की, परंतु वह भी असफल रहे और सभी लोगों ने उसे आकाश चंपा के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। मंत्री जी,
आप तुरंत उस फूल के बारे में पता लगाइए। वह फूल किस प्रकार का है और मुझे जल्दी से जानकारी दीजिए। ठीक है महाराज, मैं खुद जाकर देखता हूँ। अगली सुबह मंत्री जी प्रधान के साथ उस चंपा के फूल के पास पहुंच जाते हैं। उनके साथ साथ गांव के सभी लोग पहुंच जाते हैं। चंपा के फूलों की सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। वहां पर मंत्री ने देखा कि प्रधान जी के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का फूल है और उसके चारों तरफ बांस का पौधा है जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। चंपा के फूल एकदम सामान्य ऊंचाई पर थे, जिसे मंत्री जी आराम से तोड़ सकते थे। फूलों के सुगंध से मोहित हुए मंत्री जी ने फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी वहां पर खड़े सभी लोगों को चंपा के फूल से निकलती हुई एक आवाज सुनाई दी। भैया, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं। मैं टूट जाऊं या लघु आकाश? नहीं बहन, लग जाओ आकाश। ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारे माँ की जिम्मेदारी थी। तुम इनके आगे मत झुकना, इसलिए बहन तुम लग जाओ आकाश। मंत्री जी ने फूल तोड़ने की बहुत ही कोशिश की। उनके हाथ में एक भी फूल नहीं लगा। बांस के पौधों से आवाज आ रही थी। जाइए मंत्री जी, आप अपना राजकाज का काम संभालें। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हैं। आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि महारानी गर्भावस्था में कैसी है। ये बात सुनकर मंत्री जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बांस के पौधे मानव आवाज में कैसे बोल रहे हैं। उनको इस बात पर भी हैरानी हुई कि वह रानी राजलक्ष्मी को दिन भर में बस एक बार ही देखकर आ जाते थे। ये बात उन पौधों को कैसे पता चली? आप लोग बताएं, हमारी क्या गलती है? मैंने कौन सी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई है? परंतु उसके बाद उन पौधों से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, पर पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। महाराज, हमें ऐसा लगता है कि हमने महारानी की देखभाल अच्छे से नहीं की है, और हमें ऐसा भी लगता है कि महारानी राजलक्ष्मी के साथ इस महल में कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जा रहा है। मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ऐसा हुआ है कि जो हम नहीं जानते। मैंने उन पौधों से बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप वहां जाकर उन चंपा के फूलों से कुछ पूछे तो शायद वह आपको कुछ बता दें। ठीक है मंत्री जी, हम सभी कल सुबह वहां पर जाएंगे और देखेंगे। हमारे साथ साथ सभी 6 रानियां भी चलेंगी। राज, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे साथ छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी ले चलते हैं। ठीक है मंत्री जी, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो उनको भी साथ ले लीजिए, पर ध्यान रखिएगा वह हमारी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए। अगले दिन राजा उस रहस्य का पता लगाने के लिए चल दिए। राजा घोड़े पर सवार और उनकी 6 रानियां रथ पर, और पीछे से मंत्री जी की पत्नी के साथ रानी राजलक्ष्मी आ रही थी। मंत्री जी ने छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपनी पत्नी के साथ एक रथ में बैठा दिया। मंत्री जी को ऐसा लग रहा था कि मैंने अनजाने में कुछ बहुत बड़ी गलती की है जो मुझे नहीं पता है। मंत्री जी को पूर्ण विश्वास था कि रानी राजलक्ष्मी ने महाराज को धोखा नहीं दिया है। उनके साथ जरूर कोई छल हुआ है। छोटी रानी जरूर इस महल में षड्यंत्र का शिकार हुई है। सभी लोग चंपा के फूल के पास पहुंच गए। उनके साथ साथ सारे गांव वाले भी पहुंच गए। सुबह के समय चंपा का फूल जमीन पर बिखरा हुआ था। फूल की सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी और सभी को सम्मोहित कर रही थी। राजा अब उस रहस्यमय चंपा के फूल के बारे में पता लगाने के लिए उत्साहित थे। राजा के पास 6 रानियां, जबकि छोटी रानी मंत्री जी के पत्नी के साथ थी। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल तोड़ लूं, क्योंकि मुझे यह फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तभी दूसरी रानी ने भी फूल तोड़ने की इच्छा जताई। महाराज ने देखा कि सभी रानियां फूल तोड़ने के लिए उत्साहित हैं। हाँ महारानी,
क्यों नहीं, आप यह फूल तोड़ लीजिए। आप लोग फूल तोड़ लीजिए, परंतु छठी रानी सबसे पहले फूल तोड़ेंगी क्योंकि वह सबसे छोटी है। छठी रानी ने जैसे ही फूल तोड़ने की कोशिश की, तभी उनमें से आवाज आई। बांस भैया, हमारे छोटी सौतेली माँ फूल तोड़ने के लिए आई है। मैं टूट जाऊं या लघु आकाश? नहीं बहना, तू लग जा आकाश। ये तो तुम्हें छूने लायक भी नहीं है। तुम्हें तो यह भी पता नहीं कि इन्होंने हमारे मां के साथ कैसा छल किया है। इसलिए बहन, तू ना टूट और लग जा आकाश। इसके साथ ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगीं और आकाश छू जाती है। रानी के अपनी जगह पर आते ही वह डालियां फिर से अपने आकार में आ जाती हैं। इसी प्रकार पांचवी, दूसरी, तीसरी, चौथी रानी भी बिना फूल तोड़े निराश होकर अपनी जगह वापस लौट जाती है। अब बड़ी रानी की बारी थी। सभी लोग ध्यान से सुन लो, मैं राज्य की बड़ी रानी हूँ। मुझे फूल तोड़ने के लिए किसी की आज्ञा लेने की जरूरी नहीं है। इसलिए चंपा, तू मुझे फूल तोड़ने दे। बांस भैया, हमारी बड़ी माँ हमें धमकियां दे रही है। फूल तोड़ने के लिए मैं टूट जाऊं या लघु आकाश? नहीं बहना, तू मत टूटना और लग जा आकाश। इन्हें हमें धमकियां देने का कोई अधिकार नहीं है। यह रानी अपने महल की होंगी, परंतु हम इनकी प्रजा नहीं है। बहन, क्या तुम्हें याद नहीं है कि इन्होंने ही हमने जंगल में दफन किया था? हमारी माँ के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार इन्होंने ही किया है और इन्होंने ही हमें जंगल में दफनाने का आदेश दिया था। ये तो महारानी बनने लायक भी नहीं है। राज्य की महारानी तो सबकी माँ होती है, परंतु इन्होंने तो माँ होने का भी कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए बहन, तुम झुकना नहीं, ऊपर ही रहना। गांव वाले राजा और मंत्री सभी के सामने ये सब सुनाने के बाद रानी का सर लज्जा से झुक गया और वह चुपचाप जाकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। परंतु वह फूल को दंड भी नहीं दे सकती थी। उसका मन तो हो रहा था कि सारे पौधों को काटवा कर फेंक दे, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब चंपा की डालियां पहले वाली अवस्था में आकर नीचे हो जाती हैं। तभी महाराज उठे और चंपा का फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी चंपा के फूल से आवाज आती है, नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा कभी मत करिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भाई से भी अनुमति नहीं लूंगी। अगर भैया ने हाँ भी कह दिया तो भी मैं नहीं टूटूंगी। इसलिए आप अपना हाथ पीछे ही रखें। मैं राज्य का राजा हूँ। मैंने आज तक अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही किसी जीव जंतु पक्षियों को कोई नुकसान पहुंचाता हूं। तो तुम ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आप संपूर्ण राज्य का ध्यान रखते हैं, परंतु दूसरे लोग जो आपसे कहते हैं, आप केवल उन्हीं की बातें पर विश्वास करते हैं। आपने अपनी नजरों से कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। आपने अपनी पूरी प्रजा को संतान माना, पर अपने संतान की खोज खबर नहीं की। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की है कि आपका बच्चा कहाँ है। आप तो अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करते हैं, परंतु आप तो अपनी एक गर्भवती पत्नी की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आपने तो अपनी गर्भवती पत्नी की सच्चाई जाने बिना ही उन्हें नौकरानी बना दिया। इस तरह हमारे मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए हैं। तो क्या अब तुम्हारे फूल को कोई तोड़ नहीं सकता? यह जानने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए आप अपना राज्य वापस जाएं और अपनी प्रजा का संचालन करें। आपकी प्रजा आपकी संतान है, परंतु आपने अपनी संतान की कोई रक्षा नहीं की। जाइए और अपनी प्रजा की ही सुरक्षा कीजिए। राजा के पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था, इसलिए वह अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। महाराज, अगर आप कहें तो हम छोटी रानी को इन फूलों को तोड़ने के लिए भेजें। राजा के बोलने से पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, मंत्री जी, जब वह फूल महाराज के हाथों से भी नहीं टूटी, तो वह एक धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेगी? मंत्री जी महाराज की तरफ देख रहे थे। चंपा के फूल से इन सब बातों को सुनने के बाद राजा को भी लगना था कि छोटी रानी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। ठीक है, आप उन्हें भेजकर फूल तोड़ने के लिए कह दीजिए। छोटी रानी, आप जाकर फूल तोड़िए। मंत्री जी, मेरे हाथ इतने ऊपर कैसे जाएंगे? महारानी, आप एक बार जाकर तो देखिए।
अगर फूल नहीं टूटते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार कोशिश तो कीजिए। रानी आगे जाती है और फूलों को सहलाने लगती है। रानी को उन फूलों को सहलाने में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। बांस भैया। बहन चंपा, तुम रो रही हो। भैया, हमारी माँ हमारे पास आई है। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे सहलाया है। मैं उनका पहला स्पर्श पाकर धन्य हो गई। भैया, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने सारे फूल माँ के चरणों में समर्पित कर दूं। हाँ बहन, तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है। तुम्हारा जो दिल करता है वह करो। तभी चंपा के फूल रानी के चरणों में गिर जाते हैं। रानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। यह नजारा देखकर सभी भावुक हो गए। मुझे बताओ, तुम लोग कौन हो? तुमने किसी को भी अपना फूल छूने नहीं दिया और छोटी रानी पर फूलों की वर्षा कर रही हो और उनके चरणों में गिर रही हो। मुझे बताओ, इन सब का मतलब क्या है? महाराज, मैं चंपा और ये 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। हमारे जन्म के समय हमारे मन को बहुत दर्द हो रहा था। हमारी माँ ने बड़ी रानी से मदद मांगी, पर उनको कोई मदद नहीं मिली। परंतु भगवान की कृपा से हमारा जन्म हो गया और बड़ी रानी ने दाई से कहकर हमें फिकवाने को बोली और कुछ पत्थर के टुकड़ों को हमारी माँ के पास रख दिया, जिससे हमारी माँ को ये पता नहीं चल पाया कि हमारा जन्म हुआ या नहीं। और आपने भी सभी की बातों को सुनकर मेरे माँ को धोखेबाज कहा। अच्छा, तो ये बात है। मगर मुझे एक बात बताओ कि जब बड़ी रानी ने तुम लोगों को मारवा दिया था, तब तुम लोग चंपा का फूल और ये बांस कैसे बन गए? महाराज, भगवान की लीला बहुत विचित्र है। दाई हम सबको मार कर महल के बगीचे में ही दफनाना चाहती थी, परंतु कोई देख न ले, इसीलिए वो हमें मारने के लिए जंगल में ले आई। परंतु उसी वक्त बहुत तेज वर्षा के साथ बहुत तेज आंधी भी चलने लगी, इसलिए दाई हमें झड़ियों में फेंक कर चली गई। उसी समय आकाश से पारियों की रानी वन भ्रमण के लिए आ रही थी। जब उन्हें हमने देखा तो मुझे चंपा का फूल और मेरे 6 भाइयों को बांस बना दिया। उनकी कृपा से आज हमें सब कुछ याद है और हम सबको पहचान कर उन सब से यही व्यवहार कर रहे हैं और इंसानों की आवाज में भी बात कर रहे हैं। तो क्या अब तुम लोग अपने रूप में वापस नहीं आ सकते? सभी बांस से एक एक पत्ते लेकर और मुझसे एक फूल लेकर उन्हें गोलाई में रखकर हाथ जोड़कर परियों की रानी से बोले कि हमारे सभी बच्चों को वापस कर दीजिए, तो हम सब अपने रूप में वापस आ सकते हैं। इतना सुनते ही छोटी रानी ने सभी बांस के पौधे से एक एक पत्ते तोड़कर और चंपा से एक फूल तोड़कर उन्हें गोलाई में रखकर बोली, हे परियों की रानी, मैं आपकी पूरी जिंदगी पूजा करूंगी, तब भी आपका उपकार नहीं चुका पाऊंगी। आपने मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब आप मेरे आंचल में मेरे बच्चों को डाल दो। हे परी रानी, मेरे बच्चों को वापस लौटा दो। उसको इतना बोलते ही सभी बांस के पौधे और चंपा का पेड़ गायब हो जाता है और वहां 5-6 साल के लड़के और एक लड़की आ जाती है। ये देखकर राजा रानी ने सभी बच्चों को गले लगा लिया। रानी राजलक्ष्मी की जैसी हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थीं। गांव के सभी लोग और सभी रानियां मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। सभी बड़ी रानियां रानी बनने के योग्य नहीं है। मेरे और छोटी रानी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इसलिए मैं आज से सभी बड़ी रानियों का त्याग करता हूं और छोटी रानी को इतने दिन जो कष्ट झेलने पड़े उसके लिए माफी मांगता हूं। राजकुमार और राजकुमारी की मृत्यु का षड्यंत्र रचने के लिए सभी रानियों को दोषी मानते हुए मैं उन्हें फांसी की सजा सुनाता हूं। मंत्री जी, जल्दी से मेरा आदेश मानते हुए सभी को मृत्यु की सजा दी जाए। महाराज, आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है। आज हमारे सभी बच्चे मुझे वापस मिल गए हैं, इसलिए मैं आज के दिन किसी को भी मरवाना नहीं चाहती, नहीं तो इसका दोष हमारे बच्चे और हमारे राज्य पर ग्रहण की तरह छाया हुआ रहेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन्हें मृत्यु दंड न देकर इन्हें सभी को क्षमा कर दिया जाए।
मैं सभी को क्षमा करता हूं। लेकिन फिर से यह ऐसा काम न करें, क्योंकि मैं सभी रानियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक कारावास में ही रहेंगे और उन्हें एक वक्त का खाना मिलेगा। इसके बाद सभी लोग वापस महल लौटाने लगते हैं, परंतु आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के 6 रानियों की जगह पर उसके 7 बच्चे थे। भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।